हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विद नंदिनी। डिस्कस करेंगे 1 फेब से 4 फेब तक के करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए। सबसे पहले बात करेंगे भारतीय तट रक्षक बल का स्थापना दिवस हमने बनाया है 1 फरवरी को। ओके, 1971 में जब भारत का युद्ध हुआ था पाकिस्तान से बांग्लादेश के लिए, तो 1971 वाला जो युद्ध था उसके बाद से भारतीय तट रक्षक बल की स्थापना के बाद स्टार्ट हो गई थी और 1978 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। इस बार हमने 48 नंबर का स्थापना दिवस मनाया है। और अगर भारतीय तट रक्षक बल के बारे में बात करें तो इसको भारत की जो तट रक्षा सीमा है उस पर डिवाइड किया गया है, उसके प्रांत के अकॉर्डिंग, है ना। जो समुद्री क्षेत्र है उसके अकॉर्डिंग, जैसे उत्तर पूर्व वाला हिस्सा, उत्तर पश्चिम वाला हिस्सा, और हर हिस्से के लिए एक एक हेडक्वार्टर भी बनाया गया है। क्लियर। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक मनाया 1 से 7 फरवरी के बीच में। यानी कि वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक कब मनाया जाएगा? तो 1 से 7 फरवरी के बीच में मनाया जाना स्टार्ट कर दिया गया है। क्लियर। यानी शांति सुरक्षा के लिए, अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया जाता है। इसके बाद बात करेंगे वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस के बारे में, जिसको 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बारे में बात करते हुए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले 1971 में ईरान में एक जगह है रामसर, वहीं पर कैस्पियन सागर के पास ही, वहीं पर आर्द्र भूमि से रिलेटेड एक सम्मेलन किया गया था और तभी से हम विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं हर साल 2 फरवरी को। क्लियर। अच्छा, आर्द्र भूमि क्या होते हैं? आर्द्र भूमि जो हमारा जल है, हमारा जो पानी है, उसको प्रदूषण से बचाने का काम करता है। उसका एक इकोलॉजिकल और पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण रोल रहा है, और जिसकी वजह से आर्द्र भूमि को किडनीज ऑफ द लैंडस्केप भी कहा जाता है। देखिए, बात करेंगे विश्व कैंसर दिवस के बारे में, जिसको हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसको सबसे पहले स्टार्ट कब किया गया था? तो इसकी स्टार्टिंग कर दी गई थी 1933 में। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में सबसे पहले विश्व कैंसर दिवस मनाया गया था, और 2022 में इसकी जो थीम डिसाइड की गई थी वो अभी तक चल रही है। और वो थीम क्या है? तो क्लोज द केयर गैप। नेक्स्ट बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी के बारे में, जिसको हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। मानव बंधुत्व को बढ़ाने के लिए, आपस में प्रेम को बढ़ाने के लिए, एक दूसरे की इज्जत करने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो 4। आइए हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ और बात करते हैं रामसर साइट्स के बारे में, और जिसमें हम डिस्कस करेंगे तमिलनाडु के बारे में। भारत में अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जो रामसर साइट्स है वो कहाँ पर है, तो जरूर याद रख लेंगे तमिलनाडु का नाम। तमिलनाडु स्टेट में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स पाई जाती हैं, और अभी इसमें प्रेजेंट टाइम में 2 रामसर साइट्स और ऐड करी गई हैं। नेक्स्ट जो बात करेंगे, इस समय भारत में कुल टोटल रामसर साइट्स की संख्या कितनी है? तो 2024 में अगर पूछा जाए टोटल रामसर साइट्स की संख्या भारत में, तो आप बताएंगे 80। ओके। एक फे, 1 फरवरी 1982 में भारत रामसर साइट्स के रूप में शामिल हुआ था। और सबसे ज्यादा हमारे देश में रामसर साइट्स तमिलनाडु में है। इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या 80 है। रामसर साइट्स की संख्या अगर तमिलनाडु में बात करें तो इस समय प्रेजेंट टाइम में कितनी है? तो प्रेजेंट टाइम में 16 रामसर साइट्स आपको तमिलनाडु में देखने को मिल जाएंगी, और उसके बाद उत्तर प्रदेश आता है जहां पर 10 रामसर साइट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट बात करेंगे, पीएम मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा करी है। यानी कि भारत रत्न, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उससे सम्मानित होंगे लाल कृष्ण आडवाणी जी, और इसकी घोषणा करी गई है पीएम मोदी के द्वारा। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1927 में 8 नवंबर के दिन कहां पर हुआ था? कराची में इनका जन्म हुआ था। अगर भारत रत्न के बारे में बात करें तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अभी तक 50 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा चुका है। 1954 से स्टार्ट किया गया था देना। और खेल के मामले में जिसको भारत रत्न दिया गया है वो सचिन तेंदुलकर है, और सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी हैं सचिन तेंदुलकर, जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। देखो, भारत रत्न के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, यानी जो उसका मेडल है उसके स्ट्रक्चर के बारे में अगर मैं बात करूं, तो आपको इसकी लंबाई 2.5 इंच,
इसकी चौड़ाई 1.9 इंच देखने को मिल जाएगी। मिश्र धातु प्लेटिनम और सोने के मिश्र धातु से मिलकर इसको बनाया जाता है। इस पर जो है राज्य का आदर्श वाक्य लिखा होता है। सामने आपको सूर्य देवता, उनके नीचे पुष्पमाला और देवनागरी लिपि में भारत रत्न देखने को मिल जाएगा। क्लियर? आइए बात करते हैं क्रिकेट के बारे में। कर्नाटक ने आंध्र प्रदेश को हराकर दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट टूर्नामेंट की नागेश ट्रॉफी जीत ली है, यानी नागेश ट्रॉफी जीती गई है। T20 क्रिकेट टूर्नामेंट जीता गया है किसके द्वारा? कर्नाटक के द्वारा जीता गया है, आंध्र प्रदेश को हराकर जीता गया है। और ये दृष्टिबाधित है, यानी कि जो दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं उनके द्वारा ये क्रिकेट टूर्नामेंट खेला गया है। इस बात को जरूर ध्यान में रख लेंगे। कर्नाटका ने आंध्र प्रदेश को हराया है। निखिल बाग को महागौरव 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महागौरव 2024 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो निखिल बाग को सम्मानित किया गया है। और 29 जनवरी को कोल्हापुर के केनेरी मठ के एक समारोह के दौरान महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार के द्वारा ये पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है। ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बन गई है। जो पहला होता है वो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैंने कई बार आपको बताया है। तो भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार के रूप में किसकी नियुक्ति करी गई है? तो प्रीति रजक की नियुक्ति करी गई है, जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय वैज्ञानिक, 3 ऐसे भारतीय वैज्ञानिक हैं जिनको लंदन में प्रतिष्ठित यूके पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इनका नाम यहाँ पर क्या है वो देखेंगे। तो देखो 3 भारतीय वैज्ञानिक हैं, इनको जो है लंदन में 27 फरवरी को यूके पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इनका नाम यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से और इन्होंने कौन कौन सा काम किया है। तो मैनचेस्टर विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हैं और इन्होंने 2D है उसके क्षेत्र में काम किया, भौतिकी क्षेत्र के रूप में काम किया, और इनका नाम है राहुल आर नायर। ओके, इसके बाद बिलोंग करते हैं ये हेरियट वॉट विश्वविद्यालय से, क्वांटम भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने काम किया। इनका नाम है प्रोफेसर मेहुल मलिक। इसके बाद तीसरे हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है तन्मय भरत, और इन्होंने जो है एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट के रूप में काम करते हैं। और इन्होंने जो काम किया है वो क्रायो इलेक्ट्रॉन टोमोग्राफी के क्षेत्र में काम किया, जिसकी वजह से इनको ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। यूके पुरस्कार के बारे में बात कर रही हूँ मैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ISSF विश्व कप के बारे में। तो देखो जो ISSF वर्ल्ड कप है इसमें जो हमारे दिव्यांश सिंह पवार है इनको गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है, इनका नाम याद रख लेंगे, इनको गोल्ड मेडल मिला है। साथ में ही हमारे देश के शूटिंग विश्व कप में रिदम सांगवान और उज्जवल मलिक को भी गोल्ड मेडल मिला है। ओके, 10 मीटर एयर राइफल जो स्पर्धा हुई है उसमें इनको गोल्ड मेडल दिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, राष्ट्रपति ने सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा के लिए सांसद के रूप में मनोनीत किया है। जैसा कि हम सबको पता है कि राष्ट्रपति कुछ लोगों को राज्यसभा में सांसद के रूप में मनोनीत कर सकते हैं, तो उसमें सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा के लिए सांसद के रूप में मनोनीत किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ओके, क्लियर? ये जो सतनाम सिंह संधू हैं एक शिक्षाविद हैं और ये मोहाली के लांड्रा में चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज की नींव इनके द्वारा रखी गई थी। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, 2023 में दुनिया की सबसे ज्यादा कार बेचने वाली निर्माता कंपनी टोयोटा बन गई है। यानी 2023 में सबसे ज्यादा कार किस कंपनी की बिकी है? तो वो टोयोटा की बिकी है, जापान की कंपनी है ये। क्लियर? आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, वित्त मंत्रालय ने आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के स्थान पर भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा रिपोर्ट जारी करी है। वित्त मंत्रालय के द्वारा 1 फरवरी को बजट पेश किया गया है, उसके दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा रिपोर्ट जारी करी गई है आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के स्थान पर। अगर इस सर्वेक्षण के बारे में बात करें तो कुछ चीजें इसमें जो बोली गई हैं और जैसा लक्ष्य रखा गया है, इसमें बोला गया है कि 3 वर्षों में भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको 5 ट्रिलियन कर दिया जाएगा। 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था $60 ट्रिलियन तक पहुंचाई जाएगी। 2024 में जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को पछाड़ते हुए भारत की जो सकल घरेलू उत्पाद है उसकी वृद्धि दर 7.2% रही है, और भारतीय अर्थव्यवस्था 7% की विकास दर से आगे बढ़ रही है। साथ में ही हांगकांग को पछाड़कर भारत दुनिया में चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बना, और इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा फिनटेक अर्थव्यवस्था वाला एक देश बनकर उभर कर सामने आया है, जिसमें स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसे जो गवर्नमेंट की स्कीम से इनका बहुत बड़ा योगदान बताया गया है।
आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है हमारे देश में श्री भूपेंद्र यादव। ओके, तो भूपेंद्र यादव जी के द्वारा भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट जारी करी गई है और बताया गया है कि पूरे भारत में 718 हिम तेंदुए हैं और राज्यवार उनकी उपस्थिति के बारे में भी बताया गया है। सबसे ज्यादा लद्दाख में 477 हिम तेंदुए हैं, उत्तराखंड में 124 हैं, हिमाचल प्रदेश में 51, अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम 21 और जम्मू और कश्मीर में 9 हिम तेंदुए के बारे में बताया गया है हमारे देश के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे कार्टर डलास। कार्टर डलास 2 वर्षीय एक व्यक्ति, एक बच्चा है जो अपने माता पिता रॉस और जेड डलास के साथ में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का इतिहास जिसने रचा है और ये सबसे कम उम्र का बच्चा है और जिसने चेक गणराज्य के 4 वर्षीय बच्चे के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ब्रह्मोस एरोस्पेस के डिप्टी सीईओ संजीव जोशी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक का नाम क्या है? तो एक समंदर मेरे अंदर। कविताओं का संग्रह है ये, संजीव जोशी जी के द्वारा लिखा गया है और इसका उद्घाटन किया गया है हमारे देश के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी के द्वारा। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे। सुल्तान इब्राहिम मलेशिया के 17वें राजा के रूप में नियुक्त किए गए हैं। मलेशिया के 17वें राजा के रूप में किसकी नियुक्ति करी गई है? तो याद रखेंगे इनका नाम सुल्तान इब्राहिम की नियुक्ति करी गई है। 16वें वित्त आयोग के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, 16वें वित्त आयोग का विस्तार किया गया और इसमें 4 प्रमुख व्यक्तियों की नियुक्ति करी गई है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं श्री अरविंद पनगड़िया। ओके, और आयोग का गठन कर दिया गया था 21 दिसंबर 2023 को और इसमें 4 प्रमुख व्यक्तियों की नियुक्ति करी गई है जिसमें श्री अजय नारायण, श्रीमती एन ए जॉर्ज, डॉक्टर निरंजन राज्य राज्याध्यक्षा और साथ में डॉक्टर सौम्या कांति घोष। ये 4 व्यक्ति हैं जिनको शामिल किया गया है 16वें वित्त आयोग के लिए और ये 16वें वित्त आयोग के लिए काम करेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि 31 अक्टूबर 2005 को ये 16वां वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा और 1 अप्रैल 2026 से जो 5 वर्षीय अवधि स्टार्ट होने वाली है, पंचवर्षीय योजनाओं का जो सिलसिला स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए ये 16वां वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट को जारी कर देगा। इस रिपोर्ट के तहत क्या किया जाता है? तो देखो, जो लेखा जोखा है यानी सरकार की जो स्कीम्स है, राज्य को कितना पैसा मिलेगा, आपदा प्रबंधन के लिए कितना पैसा जाएगा, ये सारी बातों के का जो लेखा जोखा है वो 16वां वित्त आयोग तैयार करके देगा। हमारे संविधान के अध्याय 1 के भाग 12 में वित्त आयोग संघ और राज्यों के बीच में करों का आवंटन करेगा। राज्य को कितना पैसा दिया जाना चाहिए और राज्य की किस किस स्कीम के लिए केंद्र के द्वारा पैसा दिया जाना चाहिए, आपदा प्रबंधन में कितना पैसा लगना चाहिए, वित्त पोषण की जो विधियां हैं वो क्या होनी चाहिए, इन सब के ऊपर बात किया जाता है वित्त आयोग के माध्यम से। क्लियर? आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं एलन मस्क के बारे में। एलन मस्क की कंपनी है न्यूरालिंक। ओके, तो न्यूरालिंक ने पहली बार इंसानी दिमाग में चिप लगाया है। इंसानी दिमाग में चिप लगाने का काम किया है न्यूरालिंक ने और न्यूरालिंक किसकी कंपनी है? तो एलन मस्क की कंपनी है। नेक्स्ट बात करेंगे। भारत के पश्चिमी घाट में कंगारू छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज करी गई है। ये जो कंगारू छिपकली है, इसकी प्रजाति का नाम दिया गया है अगस्त्या गामा एच। ठीक है, और इसे छोटे ड्रैगन के रूप में भी बोला जा रहा है और इसका आकार आप देखोगे तो इसकी लंबाई 4.3 सेंटीमीटर देखने को मिली है और इसका नाम रखा गया है कंगारू छिपकली। ओके, रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर रोक लगा दी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा जा सकता है और जो पेटीएम पेमेंट बैंक का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण खबर है कि रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर रोक लगा दी है। ओके, और 29 फरवरी से ये जो रोक प्रभावी होगी और ये पेमेंट जो पेटीएम पेमेंट है उसके सभी प्रारूपों पर, जैसे कि अगर कोई जमा खाता है, प्रीपेड है, इंस्ट्रूमेंट्स है, वॉलेट है, फास्ट टैग है, इसमें सभी जो जमा राशि है, टॉपअप है, वो अगर आप स्वीकार करते हैं तो उन सब पर रोक लगा दी जाएगी। और ये क्यों किया गया रिजर्व बैंक के द्वारा? तो रिजर्व बैंक के कुछ अपने रूल रेगुलेशन होते हैं जिसको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में ये पाया गया कि जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है वो इन नियमों का पालन नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से ऐसा किया गया है।
नेक्स्ट बात करेंगे हेमंत सोरेन के बारे में। हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद चम चंपई सोरेन को झारखंड का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया गया है। तो झारखंड के अगले मुख्यमंत्री कौन है? तो झारखंड के अगले मुख्यमंत्री है चंपई सोरेन। और इन्होंने किसकी जगह ली है? तो इन्होंने हेमंत सोरेन की जगह ली है। ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से बिलोंग करते हैं। अब आइए बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स के बारे में बात करते हुए 1 जनवरी को मैंने आपको बताया था कि इसकी जो सदस्य संख्या है वो बढ़ाने के ऊपर बात की जा रही है और सन 2024 में इसकी जो सदस्य संख्या है वो बढ़ जाएगी और इसमें इसकी संख्या दुगुनी हो जाएगी, यानी 5 सदस्यों को शामिल कर लिया गया है अब ब्रिक्स में। वो 5 सदस्य कौन से हैं? तो सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान और इथियोपिया। क्लियर? 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इसकी बात करी गई थी जोहान्सबर्ग में जो हुआ था। नेक्स्ट बात कर लेंगे 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में अभिनव बिंद्रा का चयन किया गया है। जैसा कि हम सबको पता है कि ओलंपिक्स जब स्टार्ट होते हैं तो उसके पहले उस पूरे देश में क्या किया जाता है? ओलंपिक्स की मशाल को लेकर घूमा जाता है। तो 2024 में जो पेरिस ओलंपिक होने वाला है उसमें मशाल वाहक के रूप में अभिनव बिंद्रा का चयन किया गया है भारत की तरफ से और इसमें 11,000 जो मशाल वाहक हैं वो क्या करेंगे? मशाल लेकर चक्कर लगाने वाले हैं, घूमने वाले हैं। आइए नेक्स्ट बात करेंगे पवन कुमार को वित्त मंत्रालय में मुख्य सलाहकार बना दिया गया है। और तमिल अभिनेता विजय के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपनी एक राजनीतिक पार्टी की घोषणा करी है जिसका नाम रखा गया है तमिलगा वेट्टी कजगम। ठीक है, और इस पार्टी ने 2 फरवरी को इसका गठन कर दिया गया है और इस पार्टी ने ये घोषणा करी है कि लोकसभा 2024 में चुनाव नहीं लड़ेगी। ये कब लड़ेगी? ये 2026 में जो तमिलनाडु विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें ये पार्टी चुनाव में उतरने वाली है। अभिनेता विजय की पार्टी है, राजनीतिक पार्टी जिसका नाम है तमिलगा वेट्टी कजगम। ओके। सरकार खुदरा बाजार में 29 रुपए प्रति किलोग्राम पर 50 भारत चावल बेचेगी। देखो, भारत के नाम से, भारत गेहूं, भारत चावल के नाम से सरकार चावल गेहूं को बेच रही है। जैसा कि हम सबको पता है 5 और 10 किलोग्राम वाला जो पैकेट होता है उसमें ये जो भारत चावल है वो बेचा जाएगा और 29 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाने वाला है। जय शाह लगातार तीसरी बार एसीसी यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, जय शाह कौन है? तो अमित शाह के बेटे हैं और इनको लगातार तीसरी बार एसीसी का अध्यक्ष चुना गया है और इनके नाम की घोषणा करी गई है श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष शम्मी सिल्वा के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे 2024 में भारतीय नौसेना ने नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है। भारतीय नौसेना के द्वारा नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया गया है 2024 को। नेक्स्ट चर्चा करेंगे केंद्र सरकार ने सूरत को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित कर दिया है। यानी कि अब देखो, गुजरात में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहले से थे। अब केंद्र सरकार के द्वारा सूरत को भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एयरपोर्ट घोषित कर दिया गया है। पहले से सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अहमदाबाद में और राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहले से ही गुजरात में था। गुजरात को तीसरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मिल गया है सूरत के नाम से। ओके। नेक्स्ट बात करेंगे तमिलनाडु में उंगलई थेड्डी उंगल ओरिल योजना का उद्घाटन किया गया है। ये योजना क्या है? तो उंगलई थेड्डी उंगल ओरिल योजना, इस योजना के तहत जो तालुके हैं, जो जिला है, वहां पर जो जिलाधिकारी है या जो कलेक्टर है वो क्या करेंगे? वो हर महीने की जो बुधवार है वो बुधवार का 24 घंटे का जो दिन है वो कहाँ बिताएंगे? तो हर महीने का चौथा बुधवार है उस दिन 24 घंटे उस तालुका के, उस जिले के, उस गांव में बिताने वाले हैं। इस योजना के तहत ऐसी बात कही गई है तमिलनाडु सरकार के द्वारा जिसका नाम है उंगलई थेड्डी उंगल ओरिल। ओके। आइए बात करते हैं मैंगलोर के बारे में। मैंगलोर में भारत का पहला बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन किया गया है। बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारत के मैंगलोर में इसका आयोजन किया गया है जो 28 फरवरी तक चलने वाला है। अनिल कुमार लोहाटी को ट्राई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ट्राई के नए अध्यक्ष के रूप में जिसकी नियुक्ति करी गई है उनका नाम है अनिल कुमार लोहाटी। और ट्राई के बारे में बात करें तो टेली टेली टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसको हम ट्राई बोल रहे हैं, इसके अध्यक्ष हैं अनिल कुमार लोहाटी। और इन्होंने किसकी जगह ली है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इन्होंने पीडी बाघेला की जगह ली है।
ओके, इस सेशन में इतना ही। आयोग के सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर कल मिलेंगे नए न्यूज़ के साथ में। तब तक टेक केयर, खुश रहना है, मेहनत करते रहना है और जीवन में आगे बढ़ते रहना है। टेक केयर, बाय बाय।